अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसे माना? मुझे तो लगता है कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मेरे कंपटीशन में आ जाए। अब हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड वाले भोजपुरी स्टार्स का सहारा ले रहे हैं। पवन भैया की दुनिया देख रही है, वो हिंदी में जाकर सॉन्ग करें, उससे भोजपुरी नहीं बढ़ती। हिंदी में काम करने से भोजपुरी को बड़ा होना होता है, तो पंकज भैया ने बहुत बड़ा कर दिया होता। आपको लगता है कि भोजपुरी को भोजपुरी उतना नहीं भुना पाया जितना बाकी लोग? भोजपुरी के लोगों ने ही भोजपुरी को नीचा दिखाने का काम किया है, और भोजपुरी बड़ा हो ही नहीं पाता। एक भोजपुरी का कलाकार गया है, एक इंसान की उन्नति हुई, भोजपुरी का उन्नति नहीं हुआ। तो भोजपुरी अब सुनी जाती है, बोली कम जाती है। फिर वही जब आप रेवाड़ी जैसी जगह पे भी जाते हैं तो आपको रेस्क्यू करना पड़ता है। भोजपुरी को सिर्फ खेसारी लाल यादव बड़ा नहीं कर सकते। आपको नहीं आता है कि आ जाइए राजनीति में आ जाइए, क्योंकि बहुत सारे सितारे तो हैं राजनीति में। बस समय क्या कहेगा, मैं कल जीता नहीं, मैं आज जीता हूँ। आज जो मेरे सामने है वो मेरा है। तो कभी डर लगता है कि आप से बनाया चला गया? डरेंगे नहीं ना तो आपकी मौत पक्के है। और डर क्या होता है? लापरवाही। मैं लापरवाह नहीं। मोदी जी पे ये इल्जाम लगता है कि उनके अंधभक्त हैं, खेसारी जी के अंधभक्त होते हैं। अगर दिल से अगर आप कुछ करिएगा ना, तो हर वो दिल की बातें दिल तक पहुंचती है। आपके लिए राम क्या है? राम मेरे लिए एक विचारधारा है, क्योंकि आपने कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, रामायण पढ़ी नहीं और बोल दिए राम गलत है। अब आप किस पहलू पे सोचते हैं, ये आपका माइंडसेट है। आपसे किसी ने कहा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बन सकते हैं? सबसे बड़ी चीज जानते हैं, जिसका शुरुआत खराब होता है ना, उसका अंत बहुत अच्छा होता है। जो गरीब पैदा होता है, अमीर वही होता है। आप एक ऐसे इंसान है जिनसे बातें जब शुरू करो तो खत्म नहीं होती। खत्म देखिए, जिसके पास खत्म हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे पास हमारी जिंदगी है, इसलिए हम खत्म कभी नहीं होते। उसके पास जर्नी है, उसी के पास करनी है। उसी के पास करनी। आज जो मेरे मेहमान सामने बैठे हैं, उनके फैंस नहीं होते, भक्त होते हैं, अंधभक्त भी होते हैं। बात हो रही थी किसी से तो बोले, एक तो मोदी जी पे ये इल्जाम लगता है कि उनके अंधभक्त हैं, एक खेसारी जी के अंधभक्त होते हैं। तो क्या करते हैं ऐसा आपकी मंत्र मुग्ध कर देते हैं अपनी बातों से, अपनी कला से? जिंदगी में अगर दिल से अगर आप कुछ करिएगा ना, तो हर वो दिल की बातें दिल तक पहुंचती है, अगर वो दिल से है तो। और मेरी प्रयास हमेशा यही रहती है कि मैं कुछ भी बोलूं तो दिल से बोलूं, दिमाग से नहीं बोलूं। क्योंकि दिमाग से मुझे लगता है ना कि आप कुछ सोच सकते हो, अगर चलना हो ना तो दिल से ही चलना पड़ता है। और मेरे जिंदगी के हर वो फैसले दिल से लिए गए हैं, चाहे वो गलत हुए हैं वो सही हुआ, वो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि यार मैंने दिल से चीज़ें की थी। ठीक है, लोगों ने दिमाग लगा दिया तो उसके लिए कोई विषय नहीं है, क्योंकि दिमाग उसने लगाया है, दिल तो मैंने लगाया था। तो मेरा दिल थोड़ा सा दुखता है। मैं नहीं चाहता कि जब दिल इतना प्यारा खूबसूरत है तो फिर दिमाग खराब क्यों करे। आपके लिए राम क्या है? राम मेरे लिए एक विचारधारा है, एक रास्ता है, एक कष्ट से अपने आप को बड़ा बना देने वाला ऐसा किताब है कि राम को पढ़ने के बाद, राम के चरित्र को जानने के बाद मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई बुरा कर सकता है। आपको जितना मैं समझा हूँ, जितना मैं आपसे मिला हूँ, एक बार आपका इंटरव्यू हमने किया था बहुत लंबा, जो कहते हैं कैमरे का कार्ड भी खत्म हो गया था, इतनी बातें हमने की थी। वहां आप फिल्म की स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टर से। ये डायरेक्टर पराग पाटिल वहां बैठे थे और उस वक्त इस फिल्म की स्क्रिप्ट आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो आप उसमें बहुत बारीकी से चीजें समझा रहे थे कि ये जो है, ये ऐसा होगा तो महिलाओं को अच्छा नहीं लगेगा, ये हमको यहाँ पे ट्विस्ट करना चाहिए। तो राजा राम पे जब खेसारी लाल यादव फिल्म बनाते हैं या फिल्म में काम करते हैं तो कितना सतर्क रहना पड़ता है? देखिए, सिर्फ पहले क्या है, राजा राम एक कलाकार है, और एक कलाकार को हर 5 मिनट पे 2 जिंदगियां जीनी होती है। एक तो राम की जिंदगी जी रहा है, जो कि दुनिया के सबसे टॉप जिंदगी, उससे बड़ा टॉप जिंदगी मैंने मुझे नहीं लगता कि ना मैंने सुनी है और ना ही मैंने देखी है। क्योंकि आप भी पढ़े होंगे या उनके चरित्र के बारे में जानते होंगे, तो उनकी जो जिंदगी है वो कितना कष्टदायक है, और उसमें भी अपने आप के अंदर धैर्य रखना, ये कितना इम्पॉसिबल चीजें हैं। और राजा राम जब मैं कर रहा था ना, तो मुझे 2 चीजें एक साथ करनी होती थी। एक तो राजा की जिंदगी, जो कि मस्त मौला है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो हीरो एकदम एटीट्यूड में रहने वाला आदमी, एक्ट करने वाला, नाचने वाला, अपने आप को बिंदास रखने वाला। और एक वहीं पे उल्टा है कि सारी चीजों से परे, सब सुख सुविधा छोड़ के अपने जीवन को
बनवासी बनवा देना, बनवासी बना लेना, कष्टों में जीना और उसके बावजूद भी अपने आप को पुरुषों में उत्तम कर लेना, ये कितनी बड़ी बात है। तो मुझे दो चीजें एक साथ करनी होती थी, तो मैंने क्या बोला कि जो आसान है वो काम नहीं है, जो काम है वो आसान है। इसमें अलग अलग रूप दिखेंगे आपके, आपने स्टेज पे बोला भी, इसका टीजर जब अभी हमने देखा, आया नहीं है अभी, और बड़ा शानदार टीजर है। आप इसमें श्री राम के अवतार में भी हैं, मॉडर्न अवतार में भी हैं, तो कहानी होगी कैसी? क्योंकि राम हमारे लिए अरुण गोविल हम देखते हैं तो दिमाग में वही आते हैं। जब आदिपुरुष आई थी तो फट हंगामा मच गया था कि भाई कैसे छेड़ दिया इन्होंने, कैसे इन्होंने ग्राफिक्स बना दिया। तो यहाँ किस तरह की कहानी होगी? क्योंकि मुझे तो पहले लगा कि रामायण बना रहे, फिर मुझे लगा कि उससे इंस्पायर होकर कुछ बना रहे हैं, लेकिन जब मैंने टीजर देखा तो मुझे दोनों चीजें दिखी। तो क्या है? देखिए, कलाकार एक अगरबत्ती की तरह है, एक पानी की तरह है। तो जब वो दारू में मिल रहा है तो वो दारू का हो जाता है, लेकिन वही जब शिवलिंग पे चढ़ता है तो गंगा जल हो जाता है। एक अगरबत्ती की तरह है, वो किसी बियर बार के कोने में अगर कहीं गाड़ दिया गया है तो वो अपना काम कर रहा है। अगर वही अगरबत्ती कहीं पूजा पाठ में लग रहा है तो वो अपना काम कर रहा है। उसकी जो खुशबू होते हैं, उसकी जो आस्था है, वो एक खुशबू से है कि लोगों को लगता है कि अगरबत्ती दिखाना जरूरी है। तो एक कलाकार जो होता है एक पानी की तरह होता है, वो जहां भी जाता है, वो अगर कचड़े में मिले तो कचड़ा का हो गया, अगर वो पानी में मिले, किसी के निर्मल जल में मिलकर अगर अंदर कोई ले रहा है तो उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाला चीज है। तो एक कलाकार पानी की तरह होता है। और मैंने एक कला के रूप में, एक कलाकार के रूप में मैंने राजा राम की है। तो कहीं राम है वो, कहीं राजा है, कहीं किसी कैरेक्टर में, कहीं फाइट भी कर रहा है, कहीं धनुष बाण भी चला रहा है। तो एज ए कलाकार सोचिएगा तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एक इंसान से उसको जोड़िएगा तो 110% नहीं 200% गलत हो जाएगा। तो ये सोचने के ऊपर है जे आप उस आदमी को कहां से सोचते हैं। और बिना देखे आप किसी चीज को जज करते हैं तो फिर आप गलत हो, क्योंकि आपने कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, रामायण पढ़ी नहीं और बोल दिए राम गलत है, राम सही है। तो आपको किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उसके पास जाना तो पड़ेगा। आप जब तक जाइएगा नहीं, जानिएगा नहीं, और जानिएगा नहीं तब तक उसके अंदर की कमी या उसकी अच्छाई आपको पता नहीं चलेगी। अब सुन के और ऐसे देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते हो कि इसके मन में क्या चल रहा है, वो इंसान कैसा है। रोड पे चलने वाला हर आदमी शरीफ नहीं होता, चोर भी होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? किसी ने मुझसे बोला कि यार आपको धोखा लोग दे देते हैं, उसके बावजूद भी मदद करते हैं। और तो किसी ने फिर बोला कि यार छोड़ो ना, पांचों उंगली बराबर थोड़ी होती है। पांचों उंगली बराबर नहीं है, लेकिन इसमें से कौन सा उंगली सही है कैसे पता चलेगा? ये भी तो विषय है ना। तो किसी को जज करके आप अपने साथ तो रख नहीं सकते, किसी को जज करके प्यार तो कर नहीं सकते आप। तो आपके जीवन में आप बेहतर करो। दुनिया कितना आपके साथ गलत करती है इस विषय पे मेरा कोई विषय होता भी नहीं। मैं अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, अपना काम करता हूँ, और उससे लोगों को क्या मिलता है, एक सीख मिलता है कि हाँ, मैं अगर कुछ करूँ और लोगों को सीख नहीं मिले तो फिर मेरे काम करने का कोई मतलब नहीं। आज ही आपके ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक वाकया हुआ है, और उस वाकये पर आपका जो रिएक्शन था मुझे उसने सोचने में मजबूर किया कि ये बंदा कितना अलग सोचता है। एक शख्स आ गया चाकू लेके, सबको लगा कि शायद वो आपको मारना चाह रहा है। जब आपसे सवाल पूछा गया, आपने कहा कि यार वो तो जो है वो शायद खुद को चोट पहुंचाना चाह रहा था कि मैं उससे मिल लूं। हाँ, तो ये आपको कैसे ये चीज रियलाइज हुई? आपने उस चीज में नेगेटिविटी नहीं देखी, आपने उसमें भी जो है एक देखिए अलग एंगल देखा? मैंने क्या बोला कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, और दो नहीं 10 होते हैं। अब आप किस पहलू पे सोचते हैं ये आपका माइंडसेट है। कि अगर आप किसी को, मैंने क्या बोला कि आप किसी को जज तुरंत कर लेते हो ना कि ये गलत है, तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि आपने सोच के रखा ही है जो इसको गलत साबित करना है मुझे। तो वो आपकी सोच पे निर्भर हमारा कैरेक्टर करता है जी। आपकी सोच के हिसाब से मेरा कैरेक्टर डिसाइड होता है। आप जो सोचते हो वो मैं बन जाता हूं, आप जो नहीं सोचते हो वो मैं हूं, क्योंकि आप उस तक नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचा हूं। तो आपकी पहुंच ही और आपकी सोच और आपके जाने का जरिया जो है वो आपको बताता है कि आप कितने कैपेबल हो, आप कितने बेहतर हो। ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे तो आप बेहतर नहीं हो।
बट मेरे कहने का मतलब कि आप अगर मेरे बारे में गलत सोच रहे हो तो एक बार अच्छा सोच के भी देखो, शायद उस एंगल से मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो वो सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने सही, मैं कितना सही और मैं कितना गलत, तो वो आप बताओगे और आपकी सोच बताएगी। अगर आप गलत सोचते हो तो उसमें भी आपकी आज़ादी है, आप अच्छा सोचते हो तो हो सकता है कि हम दोनों का संबंध बेहतर हो सकता है, हम एक दूसरे के संबंध। तो ये बताइए, जब गलत सोचने से संबंध खत्म होता है तो हम क्यों वो गलत सोचें, बेहतर सोच के एक संबंध के ऊपर हाथ बढ़ाते हैं और उसके साथ जीवन चलते हैं। आपसे किसी ने कहा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बन सकते हैं? नहीं, मोटिवेशन की नहीं, ये मेरे जीवन की सच्चाई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही सोचता हूँ तो मेरे लिए हर आदमी बेहतर हो जाता है। हाँ, जहां तक बातों का जवाब है तो जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे वो उनके लिए गलत हो या सही हो। लेकिन अगर कोई मुझे गलत बोलता है तो ठीक है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, उनके बारे में सही बोल सकता हूं। अगर जिसने सही बोला मुझे लगता है ये गलत है, तो मैंने क्या बोला कि कोई जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, बट मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो आपको उसको एक तरीके से लीजिएगा तो हो सकता है वो रॉन्ग हो जाए, हो सकता है वो सही भी हो जाए, बट वो आपके ऊपर होता है कि आप मेरे शब्दों को लेते कैसे हो। मेरे शब्द तब तक शब्द रहेंगे जब तक आपका हाँ ना नहीं होगा। तो मैं कभी कभी ऐसा ही करता हूं कि कोई मुझसे कुछ बोलता है तो उसके शब्दों को शब्दे रहने देता हूं, सवाल नहीं बनाता, रिएक्शन देख। कभी अपने सफर के बारे में सोचते हैं कि एक लड़का जो लिट्टी चोखा बेचता था, मतलब आई थिंक बिलो पॉवर्टी से भी नीचे, आपने शायद जहां से शुरू किया वहां से यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, तो आप कभी खुद दिमाग में आता है फ्लैशबैक कि यार मैं कहाँ आ गया, और किस तरह से उस सफर को आप देखते हैं? खुशी होती है, लगता है अभी तो बहुत कुछ करना है, या फिर अभी तो मतलब 10% भी नहीं किया? अपने सफर को खुद कैसे आंकते हैं? सबसे बड़ी चीज जानते हैं, जिसका शुरुआत खराब होता है ना उसका अंत बहुत अच्छा होता है। जिसका शुरुआत खराब होता है, जैसे कि राम को राजा बनना था, उनका शुरुआत खराब हुआ, बनना था राजा, बट क्या मिला, वन मिल गया, लेकिन अंत कितना प्यारा था। तो जिंदगी में जब आपकी शुरुआत खराब होती है ना सर, तो आपका अंत बहुत बड़ा होता है और अंत सही होता है। जो गाड़ियां घर से निकलते खराब हो जाती है ना, वो फिर रास्ते में धोखा नहीं देती। फिर आदमी पूरे चक्का से लेकर ग्रीसिंग से लेकर ब्रेक से लेकर सारी चीजों पे फोकस करके फिर वहां से सफर तय करता है, और उसके बाद वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है और फिर बीच में कहीं अटकता नहीं हो। तो जिसकी शुरुआत खराब होती है उसका अंत बहुत प्यारा होता है सर। जिसका शुरुआती सही होता है ना उसका अंत बड़ा बुरा होता है। जो गरीब पैदा होता है अमीर वही होता है, जो अमीर पैदा होता है ना उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होते हैं, उसके पास बेचने के लिए है, बर्बाद करने के लिए है। सर हम तो पहले से बर्बाद है, हम क्या बर्बाद करेंगे, हम तो गरीब हैं, हमारे पास बर्बाद करने के लिए बेचने के लिए खेत तो चाहिए ना सर। हाँ, किसी से लड़ने के लिए ताकत तो चाहिए ना, किसी से उलझने के लिए औकात तो चाहिए ना सर। कुछ भी नहीं है सर, सब तो बनाना है, औकात भी बनानी है, जमीन भी बनाना है। हाँ बेचूंगा मैं नहीं, बेचेगा कोई और जो मेरे बाद आएगा। अच्छा, आप अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि कोई भी दुनिया का आदमी कह दे, भगवान राम के भी कंपटीटर थे, रावण। एक दूसरे से अगर हम कंपटीशन नहीं रखेंगे तो जीवन में फिर आप कर क्यों रहे हैं? फिर जिंदगी में होना चाहिए ना कंपटीशन, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बॉलीवुड भी देखें तो आमिर, शाहरुख, सलमान, तीन खान सबसे बड़े माने जाते हैं, और तीनों में इसी बात का कंपटीशन हुआ करता था कि नंबर 1 कौन। पहले खूब चलता था खान वॉर, तो ये कंपटीशन ही इंडस्ट्री को आगे भी बढ़ाता सर है। भगवान राम के भी कंपटीशन हुए हैं, हर आदमी का कंपटीशन। ये बताइए, अंधेरी के बाद, अगर अंधेरी के बाद ये अंधेरी के बाद जुहू नहीं होता तो फिर इंसान सफर कैसे करेगा? बिल्कुल। तो हर चीज के बाद अगर कुछ आगे है तो ही आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। आपके आगे कुछ नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर तो आपका अंत है। जिंदगी में कंपटीशन कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कोई नाम आने, देखिए नाम मानने वाली बात अलग विषय हो गई कि फिर आपके अंदर अहंकार है जो आप अपने आगे ना किसी को मानते हो ना अपने पीछे किसी को मानते हो, तो फिर आप दुनिया के अंत हो, फिर आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं। और आप फिर कर किसके लिए रहे हो? आपके आगे पीछे जब कुछ है ही नहीं तो क्यों कर रहे हो भाई? मेरे कहने का मतलब कि तो ऐसा है तो फिर छोड़ दो। अगर आपका कोई कंपटीशन है तो फिर काम क्यों?
बिल्कुल। अगर कोई अमीर नहीं है तो फिर आप अमीर बनना क्यों चाहते हो? तो फिर उसी श्रेणी में रहो ना, फिर क्या दिक्कत है? तो जिंदगी में कोई कह दे कि ये सही है कि मैं कंपटीशन किसी से नहीं करता, मेरा कंपटीटर कोई नहीं है, तो ये तो सर बोलने की बात है। ये जो बोलता है उसे भी पता है और जो लोग सुनते हैं उन्हें भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे तो लगता है कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मेरे कंपटीशन में आ जाए और मैं सबको कंपटीटर मानता हूं भाई। मैं सबको मानता हूं इसलिए क्योंकि मैं अगर नहीं मानूंगा ना तो मेरे अंदर करने की क्षमता खत्म हो जाएगी सर, फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे कोई बड़ा है तभी तो उससे ऊपर जाना है ना, मुझे कोई बड़ा है तभी मुझे कोई ऊपर जाना होगा। अगर मैं बड़ा हूं तो भी कोई चाहता होगा कि मैं इससे ऊपर आ जाऊं, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो छोटे बड़ों का लिहाज कैसे होता? इतना ही बता दीजिए। कोई बड़ा है तो मैं भी प्रयास करूंगा ना जी मैं उससे बड़ा हो जाए। पट्टीदारे ले लीजिए ना सर, लोग कहते हैं कि हम भाई को भाई मानते हैं। भाई आज भाई मान रहे हो लेकिन वो पट्टीदार है, इस बात को मानना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल। आज आपका भाई हो सकता है, आज आपको लगता है कि नहीं मेरा भाई है, लेकिन दुनिया की सच्चाई है भाई वो पट्टीदार है। आज तुम भाई मान रहे हो, तुम्हारा अपना सोचना है, लेकिन वो पट्टीदार है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। कोई कंपटीशन कहे कि हाँ मेरा कंपटीशन नहीं है, मैं किसी को कंपटीटर मानता नहीं, ये बोलने की बात है सर। या तो आप अहंकार से पागल हैं इसलिए बोल रहे हैं, या तो आपको लगता है कि दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है, और नहीं तो आप सच्चाई बोलना नहीं चाहते। सच्चाई तो यही है कि हर आदमी का कंपटीटर होता है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा आप दुनिया में बड़ा नहीं बनोगे, कोई आगे नहीं होगा तो फिर आपका जाने का रास्ता बंद है। अगर आप ही अंत हो तो मैंने क्या बोला कि अंधेरी से, सर मीरा रोड से खेसारी लाल यादव आता है तो मीरा रोड के आगे अंधेरी है तब ना अंधेरी आता हूँ। अंधेरी के बाद भी अब जुहू है, जुहू के बाद भी बांद्रा है, बांद्रा के बाद भी कोई शहर है। तो मेरा रास्ता तभी तय होगा जब हमें लगेगा कि ये चीज बड़ा है और मुझे वहां जाना है। आखिर बताइए कंपटीशन नहीं है तो गाना तो मैं भी गा रहा हूँ, उदित जी भी गा रहे हैं, तो सर वो हिंदी क्यों बोला जाता है और हम भोजपुरी क्यों है? हम भी चाहते हैं कि हम उदित जी की तरह बन जाएं, हम भी चाहते हैं कि हम सलमान खान। तो कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं तो क्या है? जब किसी का आवरा बड़ा होता है तो वो कंपटीशन में चीजें होती है। सब लोग चाहते हैं कि मैं उनसे बड़ा हो जाऊं, मैं उनसे बड़ा हो जाऊं, मैं उनसे बड़ा हो जाऊं। बट आपके अंदर जीवन में कंपटीशन नहीं है तो फिर आप डेड है सर, फिर आप जिंदा नहीं है, मर चुके हैं। आपका कोई तुलना नहीं कर सकता। आप अभी रेवाड़ी गए, भीड़ जो है हरियाणा एकदम पगला गई, अब तो निकलना पड़ा वहां से हजारों। और वहां मतलब मैंने पॉलिटिकल एनालिस्ट के वीडियोस देखे कि खेसारी आए और कैंपेनिंग करके एकदम हवा बदल के चले गए। भोजपुरी का जो असर है बहुत बड़ा है। आप जहाँ जाते हैं लोग एकदम दीवानों की तरह प्यार करते हैं। यूपी बिहार ही नहीं, बहुत सारे राज्यों असर बहुत बड़ा। अब हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड वाले भोजपुरी स्टार्स का सहारा ले रहे हैं। स्त्री 2 में गाना आया पवन जी का, अभी अनाउंस हुआ विकी विद्या का वायरल वीडियो, उसमें भी उनका गाना जो है वो डाला गया। तो आपको लगता है कि भोजपुरी को भोजपुरी उतना नहीं भुना पाया जितना बाकी लोग भुना रहे हैं, या कहीं कमी रह गई? नहीं, देखिए होता क्या है ना कि हमारे भोजपुरी में क्या है ना कि भोजपुरी के लोगों ने ही भोजपुरी को नीचा दिखाने का काम किया है। हमारी आज अहमियत पवन भैया की दुनिया देख रही है ना। आखिर स्त्री 2 में उन्होंने गाना गाया। आप जो फिल्म बता रहे हैं मुझे नहीं पता, अभी आज ही अनाउंस हुआ, अभी थोड़ी देर पहले। कौन सी फिल्म? विक्की विद्या का वायरल वीडियो, राजकुमार राव के साथ ही टी सीरीज की फिल्म है और उनका गाना जो है उन्होंने शूट किया। हाँ, तो यही चीजें होती है, क्योंकि देखिए जब हमें अहमियत मिलती है ना तो हम कामयाब होंगे, बट हमें वो अहमियत मिलेगी तो हमारे अपने ही हमें नीचा दिखाने में लगे रहते हैं कि हम गलत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा है, ये है वो है। देखिए लेकिन वो हिंदी में जाकर सॉन्ग करें उससे भोजपुरी नहीं बढ़ती है। पवन भैया बढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में जाकर काम करूं तो मैं बढ़ सकता हूं सर। और नहीं तो अगर हिंदी में काम करने से भोजपुरी को बड़ा होना होता तो पंकज भैया ने बहुत बड़ा कर दिया होता, मनोज वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा कर दिया होता, हमारे अभिमन्यु सिंह जी ने बड़ा कर दिया होता, संजय पांडे जी ने बड़ा कर दिया होता, रवि किशन जी ने बड़ा कर दिया होता। भोजपुरी में पहला सॉन्ग मुझे लगता है जो भोजपुरी सिंगरों के गाने वाले मनोज भैया ने बहुत बड़ा कर दिया होता। तो भोजपुरी को बड़ा करने के लिए हिंदी में जाकर गाना गा देने से और जाकर परफॉर्म कर देने से भोजपुरी बड़ा नहीं होगी। हाँ, भोजपुरी में
अगर हिंदी के लोग आकर काम करें, प्रोड्यूस करें, हमारे भोजपुरी भाषा को अहमियत देकर एक जगह दें, तो हमारी भोजपुरी बड़ा हो सकती है। मैं अक्षय कुमार जी के साथ ही आ जाऊं या मैं बच्चन साहब के साथ आ जाऊं, एक गाने में ही आ जाऊं सर, तो उससे भोजपुरी को क्या मिलेगा? क्या भोजपुरी समाज बड़ी होती? नहीं, खेसारी लाल यादव का नाम लिया जाएगा, पर्टिकुलर रवि किशन जी का नाम लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी के सबसे पहले काम करने वाला अगर कोई एक्टर है तो रवि भैया है। और रवि जी ने किसके साथ नहीं किया? सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, या जितने भी मुझे टॉप 3 से लेकर टॉप 4 से लेकर टॉप 5 या टॉप 10 तक आप जोड़ लीजिए, कोई ऐसा कलाकार नहीं है जहां पे रवि भैया ने काम नहीं किया। तो उससे भोजपुरी का कहां भला हुआ? उससे रवि भैया का ऑरा बढ़ा, तो रवि भैया बढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर भोजपुरी बड़ा नहीं हो। तो हमारे काम हिंदी में काम करने से सर हम बड़े होते हैं, भोजपुरी का कोई लेना देना नहीं है, और भोजपुरी बड़ा हो ही नहीं पाता। एक भोजपुरी का कलाकार गया है, एक इंसान की उन्नति हुई, भोजपुरी का उन्नति नहीं हुआ। भोजपुरी की उन्नति क्यों नहीं, उस हिसाब से क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं देखता हूँ, अब मुझे 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, आपके साथ मैंने शायद 4-5 इंटरव्यूज किए होंगे। जो अब फिल्में बन रही हैं, आज आपकी जिस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, राजा राम, अच्छा नाम, अच्छा कॉन्सेप्ट, इससे पहले संघर्ष हमने देखी, आपने थाईलैंड में जाके शूट की, उसमें अच्छा एक्शन था, और कई सारी रंग दे बसंती, मतलब ऐसा नहीं है कि वही फिल्में बन रही हैं जिसमें डबल मीनिंग नाम है या डबल मीनिंग चीजें हैं। अच्छी फिल्में बन रही हैं, और मतलब कॉन्सेप्ट वाइज भी मैं देखूं तो मैंने कुछ फिल्में, छोटी फिल्में हैं, मैं देखता हूँ, लगता है कि यार इंटरेस्टिंग है, देखना चाहिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है बदलाव शुरू हुआ या वही है? आप देखिए, क्योंकि आप तो बहुत करीब से देखते हैं। सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है? स्तर बड़ा होने का ना कारण एक पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि 40-45 सिनेमा हॉल है, और हमारे भोजपुरी से प्लान आज के डेट में मुझे लगता है कि सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि भाषा का भी हो गया। अब मुंबई शहर में रहने वाले ना भी होंगे तो कम 10 से 12-15 लाख लोग तो होंगे बिहार के, बिल्कुल होंगे ना, 20 लाख कम से कम 20 लाख लोगों के बच्चे भी तो अब महाराष्ट्रियन हो गए ना। भोजपुरी कहाँ बोलते हैं? वो बोलते, मैं अपने घर में बच्चों को भोजपुरी, जब ऋषभ मेरे को बोलता है ए पापा खाना खाई, तो हमको लगता है कि पूरी दुनिया जीत ली मैंने। मेरी बेटी कभी बोलती है पिताश्री कहाँ बानी रहुआ, तो कभी कभी सर वो कभी कभी मेरे घर में बोला जाता है। हाँ, मेरी वाइफ और मैं दोनों बात करते हैं भोजपुरी में, बट मेरे पापा आते हैं या मम्मी आती हैं तो वो लोग सब लोग बात करते हैं, बट मेरे बच्चे कभी भोजपुरी में। तो हमारे साथ साथ मुझे लगता है कि भोजपुरी के भाषा का भी पलायन हो गया। आज बॉम्बे में जाकर और बिहार से जितना दूर जाइएगा, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, तो हमारे बच्चे जब वहाँ की स्कूल में दाखिला होते हैं तो सर वो भोजपुरी बोल के थोड़ी दाखिला होंगे। तो हमने, अगर वही चीजें हमारे गांव में व्यवस्था होती, वही फैक्ट्रियां होती, वही सारे बिजनेस का स्टोर होता हमारे यहाँ, तो हम यहाँ आते क्यों? तो हमने अपने भाषा को खुद ही प्लान कर दिया। तो हमारे, मुझे लगता है कि आज थिएटर कम है, और लोग अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि प्रदेश में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे भोजपुरी बोलना ही कम हो रहा है। और जब बोलना ही कम हो जाएगा तो फिर सर, जब जो चीजें बोलने में नहीं आएगी वो सुनेगा क्यों? तो विषय वहां हो रहा है, और मुझे भी दुख है इस बात का, ऐसा नहीं कि नहीं दुख है। और भोजपुरी को सिर्फ खेसारी लाल यादव बड़ा नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे जितने भी हमारे बड़े भाई नेता हैं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं बेचारे, किस हद तक, क्योंकि हॉल थिएटर बड़ा होगा, हॉल थिएटर बढ़ेगा। अब 40-45 सिनेमा हॉल में क्या रिकवरी करिएगा सर? आप 5 करोड़ का सिनेमा बना के आप कहाँ से 40-45 करोड़ में रिकवर कर लीजिएगा? 40 से 45 सिनेमा हॉल है, कहाँ से? संभव ही नहीं है। उसके लिए कम से कम 500 थिएटर चाहिए, और थिएटर होगा, सामान तो है हमारे पास, बेचने के लिए सुविधा नहीं है, तो कहाँ बेचेंगे सर? तो वो प्रॉब्लम तो एक है कि भाषा के साथ साथ, हमारे इंसानों के साथ साथ भाषा का भी पलायन हुआ है, और भाषा का पलायन हुआ है तो भोजपुरी अब सुनी जाती है, बोली कम जाती है। बट लेकिन फिर वहीं जब आप रेवाड़ी जैसी जगह पे भी जाते हैं तो आपको रेस्क्यू करना पड़ता है। तो वही बात हुई कि नेता वोट मांगने आता है, भीड़ तो बहुत हो जाती है, लेकिन चुनाव हार जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है सर, वो जो हमसे प्यार करते हैं, अब वो कहीं ना कहीं माइंडसेट तो उनका होता ही है कि खेसारी आया है यार, इसके लिए दे दो। तो और मैं सबके लिए जाता भी नहीं, जहाँ मेरे संबंध होते हैं, हाँ, बहुत मेरे संबंध जहाँ होते हैं वहां पे प्रयास करता हूँ कि नहीं, अगर मैं उनके काम आ सकता हूँ तो चला जाऊँ।
अब लालू चाचा का वो दामाद है, तो भाई कॉल मुझे आया तो मुझे लगा नहीं मुझे जाना चाहिए, और मैं उधर ही यमुना नगर में एक प्रचार के लिए ही गया था। तो मैं वहीं से बाई रोड दिल्ली आया, 4 बजे सुबह पहुंचा और 7 बजे फिर मेरे वाड़ी के निकल गया। तो जो अपने होते हैं उनके लिए मैं करने की कोशिश करता हूँ। आपको नहीं आता है कि आ जाइए राजनीति में आ जाइए, क्योंकि बहुत सारे सितारे तो हैं राजनीति में, या आपकी दिलचस्पी है कभी भविष्य में? देखिए समय क्या कहेगा, मैं कल जीता नहीं, मैं आज जीता हूँ। आज जो मेरे सामने है वो मेरा है, कल क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई मतलब नहीं सोचने का, जो कल क्या करना है। नहीं, आज जी लो, आज खत्म नहीं होता, कल खत्म हो जाता है। तो दिलचस्पी है, दिलचस्पी की कि बात नहीं है, देखिए कि सेवा भाव। अभी मन में कुछ आया नहीं, समय क्या कर देगा ये मुझे खुद ही पता नहीं, तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता कि समय क्या कहेगा, समय क्या करा देगा। अभी मैं स्वस्थ हूँ, कल बीमार हो जाऊंगा और मैं कहूँ कि नहीं मैं अमर वरदान लेके आया हूँ, मैं जन्म घूटी पिया हूँ, मुझे कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है सर। समय के साथ सब कुछ बदलता है, कब क्या बदल जाएगा ये मुझे पता नहीं है। जब दिन से रात हो सकती है, रात से दिन हो सकती है, तो सर हम तो इंसान हैं, वो कब क्या हो जाएगा मुझे खुद पता नहीं, लेकिन आज को खूबसूरत बना के जीना है, इससे बेहतर कुछ नहीं। आखिरी सवाल, डर लगता है कभी कि आज जो इतना कुछ आपने बनाया, स्क्रैच से बनाया, आप वहां से उठ के आए जहां मतलब कुछ भी नहीं था, जीरो से आप हीरो बने। अगर मतलब कोई सीरीज बनाई जाए जीरो से हीरो, तो उसमें आपकी कहानी जरूर होगी, और आपकी कहानी बहुत डिटेल में है, मतलब उसमें लिट्टी चोखा भी है, उसमें पसीना भी है, उसमें खून भी है, उसमें पिताजी का बहुत कुछ है। तो कभी डर लगता है कि यार इतनी मेहनत से बनाया, नहीं चला गया तो? देखिए अगर आप डरेंगे नहीं ना तो आपकी मौत पक्के है। हर चीज को बचाने के लिए डर तो होना चाहिए। मैं लापरवाह नहीं हूं, और डर क्या होता है? लापरवाही, बिंदास। आप इसका मतलब आप लापरवाह हो हर चीज से। मुझे अपने बच्चों को खोने का भी डर रहता है, मम्मी पापा को खोने का डर रहता है, भाइयों को खोने का डर रहता है, अपने बीवी से खोने का डर रहता है, अपने बहन भाई जो भी मेरे दोस्त साथी यार, मेरी जनता, मेरा काम, मुझे लगता है कि मुझे हर उस चीज से डर लगता है। इसीलिए मैं उसको बचाने की और उसके ऊपर काम करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। आप ऐसे ही काम करते रहिए। मतलब आप बोलते हैं तो यकीन मानिए कि मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जब बोलते हैं तो मन करता है बस सुनते रहो, बट वहां से इशारे बार बार आ रहे हैं कि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये छोटा पॉडकास्ट, एक बड़ा पॉडकास्ट फिर जरूर कभी करेंगे, मतलब जब बस जिंदगी की और बहुत सारी बातें जो आपसे, मुझे लगता है आप एक ऐसे इंसान हैं जिनसे बातें जब शुरू करो तो खत्म नहीं होती। खत्म, देखिए जिसके पास खत्म हो जाएगी वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे पास हमारी जिंदगी है, इसलिए हम खत्म कभी नहीं होते। और हमारे पास, मैंने जो सफर तय किया है ना, वो सफर आसान नहीं था, इसीलिए बहुत सारे जर्नी, जिसके पास जर्नी है उसी के पास करनी है, उसी के पास करनी। हाँ बिल्कुल, जिसके पास जर्नी नहीं ना सर, वो इंसान नहीं। जिसके पास कहानी नहीं वो किताब नहीं, और जिसके जीवन में किताब नहीं वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं। बिल्कुल, और हमारे तो एंटरटेनमेंट लाइव के जितने दर्शक हैं, मेरे ख्याल से उसमें आधे से ज्यादा तो ऐसे होंगे जो आपके दीवाने होंगे, आपके एक वीडियो पे जो है मतलब कमेंट्स की झड़ी लगा देते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आने वाली है आपकी बातचीत। चलिए थैंक यू, एकदम दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राजा राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आपको भी, कि आप भी अपना प्यार और आशीर्वाद राजा राम को दीजिए, हमारी पूरी टीम को दीजिए, बिल्कुल। और हमारी प्रयास रहेगी कि हम ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन सिनेमा, बेहतरीन कहानियों के साथ, बेहतरीन गानों के साथ, मनोरंजन के साथ साथ एक समाज को अलग आईना दिखाने का, कि समाज में ऐसे भी करता है, ये भी है। तो दुनिया को सच्चाई जो इंसान बता दिया, अगर अंतर पैदा कर दिया, वो कहानी हिट हो जाती है। थैंक यू, थैंक यू।